वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है वीवो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश श्रीमाली और जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। मैंने आपको इनकम फ्रॉम सैलरी का पूरा हेड जो होता है, फर्स्ट जो हेड है अपना इनकम टैक्स का, उसके बारे में मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। साथ ही साथ इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद मैंने आपको डिडक्शंस के बारे में बताया कि जो कटौतियाँ मिलती है जब पाँचों प्रकार के जो स्रोत होते हैं, आय के जो स्रोत होते हैं पाँचों प्रकार के, उसके बाद क्या होता है इसमें इनकम को जोड़ने के बाद जो आती है वो कहलाती है ग्रॉस टोटल इनकम, वो कहलाती है। फिर उसमें से हम क्या करते थे, उसमें से हम डिडक्शन को लेस करते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है कटौतियों को लेस करते हैं। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कुछ सेक्शन होते हैं, अंडर सेक्शन 80C से लगाकर 80U तक के जो भी डिडक्शन है, जिसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला जो भाग होता है वो होता है भुगतान एवं विनियोग से संबंधित कटौतियाँ होती है। दूसरा इसका जो भाग होता है वो होता है आय से संबंधित जो कटौतियाँ होती है, उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत में बताया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आया था जो कि भुगतान से संबंधित होता है और एक प्रकार का टैक्स ही होता है जिसे कहा जाता है TDS, टैक्स डिडक्टेड सोर्स। और उसमें भी मैंने आपको अलग अलग सेक्शन के अंतर्गत कितनी लिमिट तक TDS चार्ज नहीं किया जाता है और उसके बाद किस दर से TDS चार्ज किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत में बताया था, कंप्लीट वे से डिटेल्स में बता दिया था। तो आज की क्लास पे क्या होने वाला, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मैं आज की क्लास में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ और जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से संबंधित होती है। क्योंकि मैं आपको एक जानकारी के लिए बताता हूँ, एक इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, केवल इसी सब्जेक्ट को पढ़ने के आधार पर आप लोग चाहो तो अपने नॉर्मली जो छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उसका भी आप खुद भुगतान कर सकते हो। वो कैसे है, इनकम टैक्स को पूरा पढ़ लिया तो उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को पता है कि प्रतिवर्ष जो व्यक्ति होते हैं, सामान्य रूप से बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं, ITR जिसको कहा जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न की बात करता हूँ, वो भरते हैं। और उसके क्या होता है, उसकी जो भरते हैं तो वो क्या कहते हैं, बाहर के जो व्यक्ति होते हैं उसको भरते, स्वयं तो भर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, तो वो बाहर के व्यक्तियों से क्या करते हैं, वो इनकम टैक्स भरवाते हैं। क्योंकि आज के टाइम की मैं बात करता हूँ, ITR जो व्यक्ति फील करता है वो उसके लिए सुविधा होती है। क्या सुविधा होती है, मान लो कि इन फ्यूचर में कभी उसको बैंक से लोन की आवश्यकता पड़ी तो उस केस में उसको आराम से इजी वे में क्या होता है, लोन मिल जाता है, क्योंकि उसके पास प्रूफ है, आय का एक प्रूफ है कि वो इतना साल का कमा रहा है, वो क्या है, ऑथोराइज है। तो यानी हर व्यक्ति के लिए क्या, मैं क्या बोल सकता हूँ, हर व्यक्ति के लिए ITR जो भरता है उसके लिए क्या बेनिफिट है। अब वो व्यक्ति भर तो नहीं पाएगा, कौन भरता है, जिसको इनकम टैक्स का अच्छे से नॉलेज है। अच्छे से नॉलेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको ध्यान हो तो मैं स्टार्टिंग जब क्लासेस स्टार्ट की थी, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप लोगों को ये पता था या फिर आपने पढ़ते भी हो, तो मैंने आपको बोला कोई व्यक्ति 15 लाख रुपए कमा रहा है तो कितना % टैक्स चुकाएगा। तो मैं आम व्यक्ति की बात करता हूँ जिसको टैक्स की परिभाषा में इसका इतना अच्छा नॉलेज नहीं होता है, तो वो क्या होता है, हाँ यार मैंने अखबार में पढ़ा था 30% की दर से क्या हो रहा है, टैक्स चुकाना पड़ेगा 30%। आपको ध्यान है, ऐसे में उसके आपको एग्जाम्पल दिए थे। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एक स्लैब रेट होती है, उस स्लैब रेट के आधार पे क्या होता है, टैक्स की गणना की जाती है। यानी जिस व्यक्ति को नॉलेज है वही टैक्स का क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो अब मैं वापस इसी लाइन पे आता हूँ, इससे कैसे कमा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोल रहा हूँ, ITR जो बढ़ते हैं, ITR में क्या होता है, इनकम टैक्स की पूरी की रूल्स क्या होती है, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स कौन से होते हैं, कौन से उसका टैक्स का ट्रीटमेंट होता है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब क्या होगा, उसको जो फॉर्म भरते हैं तो उसको फॉर्म का नॉलेज तो होना चाहिए, सभी को होता नहीं। यदि अब मैं आपको आज की क्लास में और आने वाले क्लास के अंदर पूरा फॉर्म भरना भी बताऊंगा, उससे क्या होगा, यदि किसी व्यक्ति का रिटर्न भरना हो तो आप आराम से भर दोगे और जो फीस वो मार्केट में चुकाता है वो फीस आप ले लोगे, है कि नहीं है, यही तो आइडिया है। और क्या होगा, यदि आप यही तो होगा, सीखते सीखते आप क्या कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, दो काम एक साथ हो रहे हैं। क्या हो रहा है, एक तो आप सीख रहे हो कि काम को कैसे किया जाए, साथ ही साथ उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतार रहे हो, उससे क्या हो रहा है, आपको अर्निंग स्टार्ट हो रही है। तो यही तो वीवो का कमाल है कि नहीं, वीवो क्लासेस के अंदर यही बात है कि आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी सिखाया जा रहा है, उसके साथ एक साथ दो काम हो रहा है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, यानी सीखना भी है और करना भी है, कंप्लीट है। तो आज की क्लास में क्या करने वाला, आज की क्लास में मैं कुछ फॉर्म लेके आया हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो पहला जो फॉर्म है मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा वो फॉर्म क्या होता है और साथ ही साथ उस फॉर्म को फिल कैसे करते हैं। तो करें स्टार्ट। तो आज के जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम मैं आपको बता ही देता हूँ, ज़्यादा सस्पेंस बरकरार नहीं रखता हूँ। आज के जो टॉपिक है वो है, जो फॉर्म है वो है 26AS। कौन सा फॉर्म है, 26AS। अब इस फॉर्म के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि फॉर्म क्या होता है, कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल की जाती है और कहाँ इसका उपयोग लिया जाता है। कंप्लीट है, तो करें स्टार्ट।
सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म नंबर 26AS। सबसे पहले होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। फॉर्म बोलता है, ये जो फॉर्म होता है, इस फॉर्म के अंतर्गत उन सभी टैक्स की जानकारी होती है जो सरकार को चुकाते हैं। मतलब कि आप हो गए, मैं हो गए, आप नहीं चुकाते हो तो कोई जो व्यक्ति चुका रहा है, कौन कौन से टैक्स सरकारों को वो चुका रहा है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी इस फॉर्म के अंतर्गत होती है। फिर क्या होता है, फॉर्म 26AS में न सिर्फ आपके सरकार को चुकाए गए कर की जानकारी होती है, बल्कि अगर आपने अधिक टैक्स चुका दिया है और आप उसका रिफंड फाइल करना चाहते हैं तो इस बारे में भी देखो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इसके अंदर आप लोगों को नजर आ रही होगी। अधिक टैक्स चुका दिया तो आप उसका रिफंड फाइल करना चाहते हैं तो इस बारे में भी उसमें जिक्र होता है। कभी कभार क्या होता है, एक एडवांस टैक्स के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा, अग्रिम भुगतान के, अग्रिम कर की भुगतान होता है। अब नॉर्मली क्या होता है, मैंने स्लैब रेट तो आप लोगों को बता दी। अब कभी कभार व्यक्ति क्या सोचता है, हाँ हो सकता है मैं उस स्लैब रेट के अंतर्गत आऊँ। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करता हूँ, वो 10 से 15% की जो बात कर रहा था मैं आप लोगों को, 10 से 15 लाख की बात कर रहा था, वो उस श्रेणी में आ रहा है। या फिर हो सकता है 7.5 लाख से 10 लाख तक का जो स्लैब रेट मैंने आप लोगों को बताया, वो उस श्रेणी में आ रहा है। वो मान के चल रहा है क्योंकि उसको पहले से आइडिया होता है। आप भी जब मार्केट में जब काम करने जाओगे, कुछ समय बाद आपको लगेगा नहीं यार मैं साल का इतना कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा उस केस में। फिर क्या सोचोगे, यार अब चुका रहा हूँ, कमा रहा हूँ तो मेरे को टैक्स तो चुकाना ही पड़ेगा, क्यों ना मैं पहले से एक काम खत्म कर दूँ। यदि ऐसी कोई कंडीशन आ गई है तो उस केस में आपको बाद में क्या होगा, आपको लगा नहीं यार मैं टैक्स ज़्यादा चुका दिया ऐसा लग रहा है मेरे को, तो उस केस में इस फॉर्म का बहुत बड़ा उपयोग होगा। ये क्लियर ही बोल रहा है, ये क्लियर क्या बोल रहा है, पहली लाइन इसकी यही है, कोई व्यक्ति जो होता है वो टैक्स चुका रहा है उसकी पूरी डिटेल इसके अंदर लिखी होती है। पहला काम तो ये, साथ ही साथ इसमें ये भी पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, इसमें ये पता लग रहा है कि इसने जो टैक्स चुका है वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, उसका रिफंड कैसे लेना है, इसमें आपको पता लग जाएगा। तो देखें आप लोग, टैक्स चुका दिया है ज़्यादा और उसका रिफंड फाइल करना चाहते हैं तो इस बारे में भी उसमें जिक्र होता है, इसमें दे रखा होता है। यानी अगर आपको किसी भी वित्त वर्ष में आयकर रिफंड मिला है तो इसमें भी उसका विवरण होता है। यदि आप लोग किसी बात करता हूँ, किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई रिफंड मिला है आयकर से संबंधित, जैसे कि मैं आपको टीडीएस के बारे में बता ही रहता, टीडीएस कोई बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी बन रही है, कर दायित्व नहीं बन रहा है, तो उस केस में जो टीडीएस का भुगतान अपन काट के करते हैं आगे वाली पार्टी को, उसको टैक्स का रिफंड भी मिल जाता है टीडीएस के रूप में। तो इसमें पॉइंट जो आ रहा है उसमें देखें आप लोग कौन कौन सी है। किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स पर कटौती। यदि आपने किसी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को किराए पे दे रखा है और उस केस में कोई टैक्स की कटौती होती है, किराए के बारे में आपको ध्यान है, आपको टीडीएस के बारे में बताया था, याद है कुछ 194A के बारे में याद है, उसमें मैंने आपको तो रेंट ऑफ किसका, लैंड का हो गया, बिल्डिंग का हो गया, मशीनरी का हो गया, प्लांट का हो गया, फर्नीचर का हो गया, उसमें क्या होता है टीडीएस करता है, आपको पता ना। तो वही बात बोल रहा है इसके अंदर भी, वो ये बोल रहा है कि किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स कटौती, उसमें भी पता लग जाएगा। फिर अचल संपत्ति की बिक्री पर टैक्स की कटौती का जिक्र। अचल संपत्ति बोल रहा था, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, जिसको हस्तांतरित बोलते हैं, हस्तांतरित को सामान्य भाषा में बोलते हैं बेचना, उसमें भी टैक्स की क्या डिडक्शन हुआ था। टैक्स की कटौती का जिक्र, अधिक कीमत के ट्रांजेक्शन का विवरण, एडवांस टैक्स का विवरण, जैसे मैं आपको बोलता है एडवांस टैक्स यानी अग्रिम कर का भुगतान जिसको कहते हैं वो, और आपके चुकाए गए टैक्स का स्टेटमेंट। मतलब कि इस फॉर्म के अंदर इतनी सारी बातों का समावेश होता है, आप लोग देख सकते हो। और ये सब जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो किससे मिलेगी, आपके नियोक्ता से मिलेगी। तो उससे क्या होगा, देखो इससे क्या बेनिफिट्स है, जब आप कभी मैं जैसे आपको बोल रहा था लोन के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपको पूरी डिटेल लिखी होती है, आगे वाला बैंक वाला सोचता है यार पास इसके साथ इससे कुछ हो रहा है, मतलब इसको लोन देंगे मान लो तो हमको कोई घाटा नहीं है। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बैंकों से लोन तो ले लेते हैं लेकिन बाद में क्या होता है वो उसको उनके साथ चालबाजी कर लेते हैं, ठीक है ना, धोखा दे देते हैं। तो इसके आधार पे वो बैंक वाला पता लग सकता है उसकी साख कितनी मार्केट में, वैल्यू कितनी है, उससे पता लगा सकता है। तो इस फॉर्म के अंदर क्या क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएंगे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी टैक्स की कटौती, अचल संपत्ति की बिक्री पर यानी इमूवेबल अदर देन, मैंने बोलता था एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा हूँ, अदर देन कृषि भूमि की बात करता हूँ, उसकी केस में यदि बिक्री कर रही है तो उसकी कटौती का भी जिक्र भी होता है। साथ ही साथ यदि कोई आपने जो ट्रांजेक्शन किया है वो अधिक कीमत पर कर लिया है तो उस केस में भी क्या होगा, इस जो स्टेटमेंट होता है उसके अंदर उसकी जानकारी होती है। साथ ही साथ
एडवांस टैक्स का जो विवरण होता है वो भी इसमें लिखा हुआ होता है। और लास्ट और फाइनल की मैं बात करता हूँ तो आपके द्वारा चुकाए गए जो टैक्स है, जो भी आपने मान लो टैक्स चुकाया है, तो उसका स्टेटमेंट भी क्या होता है, इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की मिल जाएगी। कंप्लीट है। ये तो बात है कि 26AS फॉर्म की बात हो गई। इसमें क्या क्या होता है, कहाँ यूज़ दिया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसका थोड़ा मैं आपको शक्ल सूरत भी दिखा दूँ, चेहरा तो दिखाना पड़ेगा कि दिखता कैसा है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 26AS जो फॉर्म होता है वो कैसे दिखता है, वो आप लोग देखें। ये देखें आप लोग, ये छोटा सा ये फॉर्म है, 26AS की बात करता हूँ। ऐसे फॉर्म ही होते हैं मार्केट में, ऐसे ही फॉर्म होते हैं, या फिर हम जहाँ बात करते हैं नियोक्ता की ओर से जो उपलब्ध किया जाता है, तो ये ऐसा फॉर्म दिखता है वो वाला। इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें क्लियरिटी क्या होगा, यहाँ पर क्लियर लिख रखा है 26AS दे रखा। इसमें लिख रखा है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यानी वार्षिक सूचना का विवरण है एक प्रकार से, जो कि रूल्स के हिसाब से अकॉर्डिंग होता है। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो वित्तीय वर्ष चल रहा है कि जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है सामान्य दशा में। सरकारी की दशा की बात करता हूँ तो जो 1 मार्च को प्रारंभ होता है और 28 फरवरी को खत्म होता है। ये ध्यान रखना आप लोग इस चीज़ का, 2 प्रकार के होता है, असेसमेंट भी मैं बोल सकता हूँ। सरकारी की दशा में अलग होता है और गैर सरकारी बात करते हैं नॉर्मल दशा होती है वो अलग होती है। सामान्य दशा में क्या होता है, 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, 31 मार्च को खत्म होता है, चाहे वो वित्तीय वर्ष भी कहलाता है, और मैं टैक्स की भाषा में बोलूँ तो वो कहलाता है असेसमेंट ईयर। कंप्लीट है। फिर आता है पार्ट ए। पार्ट ए में आपको क्या लिखना पड़ता है, ऐसा फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए की बात करता हूँ तो परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर का मतलब होता है कि पैन कार्ड, आप लोगों के पास होंगे पैन कार्ड है। तो जैसा कि मैंने आपको पैन कार्ड की पूरी डिटेल बताई थी पिछली क्लासों के अंदर, मैंने आपको ये बताया था कि पैन कार्ड की जो डिजिट होती है वो 10 डिजिट का होता है। कंप्लीट है। किस वे में होता है, वो होता है 5 4 1 के रूप में। 5 अल्फाबेटिकल होते हैं, 4 न्यूमेरिकल होते हैं और 1 अल्फाबेटिकल होता है। और उसका जो चौथा जो होता है, 5वें का चौथा, यानी 5 जो अल्फाबेटिकल है स्टार्टिंग वाला, उसका जो चौथा जो डिजिट होता है या फिर चौथा जो कैरेक्टर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि वो पैन कार्ड किसका है, यानी ट्रस्ट का है कि प्रोप्राइटर का है, फर्म का है, कंपनी का है कि किसी और का है, वो हम इसके आधार पर पता लगा सकते हैं। यानी जिसका हम भर रहे हैं उसका पैन कार्ड नंबर आ गया, जिसकी डिटेल भर रहे हैं उसका आधार नंबर आ गया। आपको पता है आधार नंबर क्या होता है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ, यदि किसी व्यक्ति का अपन देख रहे हैं या भर रहे हैं, व्यक्ति का 26AS की बात कर रहे हैं तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। और यदि हम बात करते हैं किसी कंपनी की बात करते हैं, किसी संस्था की बात करते हैं, किसी फर्म की बात करते हैं, तो उसका आ जाएगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या, जब वो स्थापित हुई तब, जब उसका उत्पत्ति हुई तब, जब उसका समामेलन हुआ तब उसकी डेट आ जाएगी। कंप्लीट है तक, तो यह हो गया। फिर आ गया उसका मोबाइल नंबर, सिंपल सा छोटा सा फॉर्म में आपको समझ में आ रहा होगा। मोबाइल नंबर हो गया, फिर उसका ईमेल एड्रेस हो गया और इसका एड्रेस हो गया। ईमेल का मतलब क्या, ईमेल जो आईडी होती है आप लोग की होगी तो उसका ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और साथ ही से जो उसका मेन जो एड्रेस है वो एड्रेस पूरा आपको यहाँ पे लगाना है। कंप्लीट है तक। उसके बाद क्या है, तो पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट ए बी की बात करता हूँ। पार्ट बी में क्या होगा, इसके अंतर्गत जैसा मैंने आपको हिंदी में बताया था उसके हिसाब से पूरी डिटेल्स में आ जाएगी। कौन कौन सी देखें आप लोग, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्ट एट सोर्स, यानी टीडीएस की बात कर रहा हूँ, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। एक टीडीएस होता है, एक टीसीएस होता है। टीसीएस अलग चीज, इसको छोड़ दो एक बार के लिए, टीडीएस की बात ही कर रहा हूँ। टीडीएस की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कहाँ कहाँ टीडीएस कट जाएगा उसकी पूरी सूचना इसके अंदर आ जाएगी पार्ट बी के अंतर्गत। उसमें डिटेल लग जाएगी, पीछे की तरफ लग जाएगी। पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूँ, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यदि आपने वित्तीय कोई व्यवहार किया है जिसकी आपका जानकारी जाता हो, या फिर आपको जानकारी इसमें आपने जो मान लो कोई ट्रांजेक्शन किया है जो कि फाइनेंशियल संबंधित, वित्तीय से संबंधित है, तो उसकी सूचना भी हो जाएगी। विशेष कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है वो, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको पीछे देखा होगा, कोई आपने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया, कौन सा ट्रांजेक्शन किया, वित्तीय विभाग से संबंधित हो गया। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात भी कर रहा हूँ इस केस में। फिर हो गया इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स, कितना टैक्स आपने पेमेंट किया, इसकी सूचना भी आप लोगों को इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड, यदि कोई टैक्स बकाया है या फिर टैक्स रिफंड मिलने वाला है तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें होगी। देखो 26AS के कमाल देखो आप लोग, दिख रहा हो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होगी, मतलब कि पूरे बोलेंगे चिट्ठा, या फिर बात करते हैं तो आम भाषा में मैं जिसको बात करता हूँ उसका पूरी उसकी जो होती है
पोथी पालने जिसको बोलते हैं, मेवाड़ी में सुनते होगा आप लोग, सुना होगा पोथी पालने मतलब क्या, उसकी पूरी की पूरी डिटेल खुल गई है कि उसका साथ क्या था, उसकी डेट की वो बर्थ क्या है वगैरह वगैरह, क्या इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग दिख रहा होगा। नेक्स्ट बात करता हूँ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग। यदि कुछ प्रक्रिया है, कुछ कार्य हैं जो कि टैक्स से संबंधित है, वो भी इसमें जानकारी मिल जाएगी। पेंडिंग वाला भी मिल जाएगा और कंप्लीट वाला भी मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरी कोई सूचना होती है, यदि आपको जो कि टैक्स से संबंधित है, उस व्यक्ति से संबंधित है, लोन हो गया वगैरह, कुछ दूसरी चीज़ें भी होगी, ऐसी कुछ सूचना है तो वो भी इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी। मतलब आप लोग देख सकते हो इसकी पूरे के अंदर के 2 भागों में इसको डिवाइड कर रखा है। पहले भाग में उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है और पार्ट बी की मैं बात करता हूँ, इसके जो भी अदर इन्फॉर्मेशन, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यानी 26 के अंदर पूरे के पूरा क्या होता है, उस व्यक्ति से संबंधित उसकी पूरी जीवन की कुंडली होती है टैक्स से संबंधित। कंप्लीट। तो ये हो गया 26AS। हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट जो फॉर्म आएगा वो कौन सा देख लेते हैं अपन। ये तो हो गया 26AS। नेक्स्ट जो फॉर्म आता है वो क्या होता है, वो होता है 16 और 16A। अब तो ये तो 26AS की बात करता हूँ, इसका उपयोग सामान्यतः बहुत कम जगह लिया जाता है या फिर जब जरूरत पड़ती है तभी इसकी होती है। लेकिन जो मैं बात करूँ नेक्स्ट जो फॉर्म की बात करता हूँ वो फॉर्म होता है 16 और एक होता है 16A। अब इसमें क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, ये क्या बोलता है फॉर्म 16 क्या होता है आप लोग देखें। फॉर्म 16 ये बोलता है, फॉर्म 16 स्टेटमेंट होता है। सबसे पहले लाइन ये क्या बोल रहा है, फॉर्म 16 स्टेटमेंट होता है जिसमें कोई कंपनी अपने कर्मचारी को साल पूरा होने पर जारी करती है। इस पत्र में कर्मचारी की संपूर्ण आय, टैक्स के रूप में हुए डिडक्शंस, अलाउंस और एटीसी। एटीसी क्या होता है अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं, एटीसी के बारे में आपने पूरा देख लिया होगा। एटीसी टैक्स से राहत देने और बचत को उत्साहित करने के लिए कंपनी के लिए बनी धारा है। मैंने आपको बताया था ना, LIC ले ली, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं PF के अंदर कंट्रीब्यूशन कर दिया, कोई आवासीय स्थिति के बारे में आपको बताया था, डिबेंचर्स के माल के रूप में कहीं उसने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, तो वो सब ATC की श्रेणी में आती है। बताया कि नहीं बताया था, तो वही वाली बात हो रही है कि तहत दाखिल किए गए, इसमें पूरी डिटेल इसमें आते हैं, आप लोग देख सकते हो, दाखिल किए गए प्रमाण का संपूर्ण विवरण होता है। मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन उस एम्प्लॉय से संबंधित होती है। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 कंपनी के द्वारा यानी अपने नियोक्ता के द्वारा उस कर्मचारी को जब साल पूरा कंप्लीट हो जाता है, जो फाइनेंशियल ईयर है, जो वित्तीय वर्ष है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है और वो डिमांड करता है, कर्मचारी डिमांड करता है कि साहब, अपने बॉस को बोलता है, सर जी मुझे मेरी डिटेल चाहिए क्योंकि आगे मेरे को यूज़ है। कब काम ले सकते हैं, देखो जैसे मैं बात बोल ही रहा हूँ, बैंक में जब लोन के लिए जाते हैं ITR भरते हैं, ITR तो एक अलग बात होगी, लेकिन वो डिमांड करता है कि आपको चाहिए, मेरे को सैलरी स्लिप है कि नहीं है, सैलरी स्लिप मांग करता है। सैलरी स्लिप में क्या होता है, सैलरी की डिटेल होती है। साथ ही साथ वो फॉर्म 16 की बात भी करता है कि फॉर्म 16 में फॉर्म 16 भी चाहिए। तो फॉर्म 16 होता है कि ये तो पता होना चाहिए। तो फॉर्म 16 में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिल जाएगी। कौन कौन सी मिलेगी, एक बड़ा स्टेटमेंट होता है जिसमें क्या होता है, कर्मचारी से संबंधित पूरी जानकारी होती है। कौन कौन सी होती है, उसकी इनकम कितनी है, उसका टैक्स के रूप में उसका डिडक्शंस कितना हुआ है, अलाउंस कितने थे, भत्तों की बात करो, 3 प्रकार के भत्ते के बारे में आप लोगों को बताया था, वो कितना हो गया, ATC के अंदर उसने कौन कौन सी छूट ले रखी है, वो सब हो गया। तो इसमें सभी प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर आगे बोल रहा है, यह संस्था या कंपनी द्वारा तभी जारी किया जाता है जब एक कर्मचारी की आय टैक्सेबल इनकम के अंतर्गत आती है। कौन सी इनकम के अंदर, टैक्सेबल इनकम के अंदर। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या था, 0 से लगाए 2.5 लाख तक कोई टैक्सेबल नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। यदि उसको वो टैक्सेबल नहीं, वो एग्जेम्प्टेड के अंदर आ रही वो तो, लेकिन उसके ऊपर के यदि कोई अमाउंट है जो साल भर के अंदर क्या होता है 2.5 लाख से ज़्यादा वो पैसा कमाता है, 4, 5, 6 ऐसा कुछ कमा रहा होता है, तो उस केस में क्या होता है, तभी वो जारी करेगा, उससे पहले वो जारी नहीं करेगा। तो छोटा अमाउंट वो जारी नहीं किया जाता है। आय से टैक्स के रूप में डिडक्ट की गई राशि को TDS भी कहते हैं। TDS के बारे में आपको पता चले, बता ही दिया कि TDS क्या होता है। इस फॉर्म से पता चलता है कि कंपनी के टैक्स ने, ये देखो इस लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म से पता चलता है कि कंपनी ने टैक्स के रूप में कितना डिडक्शन किया है, उस कंपनी ने उस एम्प्लॉय से कितना क्या करा, पैसा डिडक्ट किया है, उससे पता लग जाएगा, जो कि टैक्स रिटर्न करते समय काम आता है। टैक्स रिफंड की बात करता हूँ उसमें काम आता है। मतलब इसे सोचो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, 16 क्या, फॉर्म 16 क्या है, फॉर्म 16 के अंतर्गत किसी कंपनी के कर्मचारी होता है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल होती है, उसमें उसकी आय होती है, उसके में डिडक्शन कितने हुए वो होते हैं, उसके अलाउंस कितने होते हैं, उसका ATC के अंतर्गत उसने कौन कौन सी छूट ले रखी वो पूरी होती है। मतलब एक प्रकार की किसी कर्मचारी की एक प्रकार की होती है कुंडली। आ रही बस में।
अब मैं बात करता हूँ फॉर्म 16 को फॉर्मेट कैसे होता है, हम उसकी बात करते हैं। फॉर्म 16 का फॉर्मेट हम देख लेते हैं और उसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। फॉर्म 16 ये हो गया फॉर्म 16। अब फॉर्म 16 के बारे में आप लोग देखो, फॉर्म आपको पढ़ना पता होना चाहिए कि फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये नॉर्मली जो बात होती है किसी कंपनी के नियोक्ता जो होता है, नियोक्ता की ओर से अपने कर्मचारी को प्रोवाइड किया जाता है। इसकी पूरी की पूरी कुंडली आपको समझ में आ जाएगी। अब फॉर्म 16 होता कैसे वो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले होता है, इसको भी अलग अलग पार्टों में भागों में विभाजित कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म 16 लिखा हुआ होगा, जो भी फॉर्म आप देखोगे फॉर्म ऐसे ही होते हैं। ये ऐसे ही फॉर्म होते हैं जो आपको फिल करने पड़ते हैं अपने कर्मचारी की। जिसने कर्मचारी ने डिमांड कर दी, कर्मचारी ने बोला कि देख डायरेक्ट वो अपने सर के पास नहीं जाएगा, उसके बॉस के पास नहीं जाएगा, वो आपके थ्रू करेगा, सर मुझे फॉर्म 16 चाहिए, क्योंकि अभी अकाउंटेंट आप ही हो तो ये सब काम आपको ही करना है। फॉर्म 16 चाहिए तो सबसे पहले परमिशन लेके आओगे अपने सेठ जी से, सर से परमिशन लेके आओगे कि उसको फॉर्म 16 की जरूरत है। यदि वो अप्रूवल करते हैं तो आपको ये फॉर्म पूरा भरना पड़ेगा। देखें आप लोग फॉर्म 16 सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 203, ये सेक्शन दे रखा है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलूँ, 1961 जो है वो आयकर अधिनियम है। टैक्स डिडक्टेड एट्स यानी टीडीएस की बात करें ऑन सैलरी, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आ गया, जो भी सर्टिफिकेट कौन सा अपन इशू कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं वो हो गया। लास्ट अपने अपडेट कब किया था उसकी बात हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है, उस कंपनी का नाम, आपका नाम नहीं, मतलब उस कंपनी का नाम आ जाएगा जो रिलीज कर रही है अपनों को दे रही है, जो उस कंपनी का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा और किसको दे रही है, कौन से कर्मचारी को दे रही है, उस कर्मचारी का नाम वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। कंप्लीट है। फिर आती है यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर ऑफ द डायरेक्टर। इसका मतलब क्या होगा, उस कंपनी की बात है जो प्रोवाइड कर रही है। जैसे आपकी कंपनी की बात कर दो, आपको अपनी कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर आपको लिखना पड़ेगा और आधार नंबर लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये मांग रहा है उस हिसाब से। कंप्लीट है। फिर बात करता हूँ टेन नंबर। पैन नंबर और टेन नंबर दोनों अलग अलग चीज़ है। टीडीएस उसी दशा में डिडक्ट किया जा सकता है जब आपके पास टेन नंबर हो, टैक्स असेसमेंट नंबर या फिर बोल सकते हैं टैक्स कलेक्शन या डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं। क्या है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, वो अलग चलता है, ध्यान रखना। 10 नंबर जो होता है वो चलता है 4-5-1 की श्रेणी में। कौन सा, 4-5-1। पेन था वो था 5-4-1, ये था 4-5-1। 4-5-1 का मतलब 4 अल्फाबेटिकल, 5 न्यूमेरिकल, 1 अल्फाबेटिकल, वो आता है इसमें, ठीक है। डिडक्ट जो टैक्स टीडीएस काटता है उसका 10 नंबर होना कंपलसरी है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। ये किसकी बात होगी, उस कंपनी की बात होगी। अब बात करते हैं एम्प्लॉय की बात होती है। एम्प्लॉय की बात क्या बोलता है, परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, या तो परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर लिखो या फिर उसका आधार नंबर लिखो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो लिख देंगे हम। उसके बाद एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का पता था, आईडी कार्ड होता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है नॉर्मली क्या होता है, अपने एम्प्लॉय को क्या देती है, आईडी कार्ड देती है, तो उसका आईडी नंबर यदि है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसका पूरा आपको जो टीडीएस की जो डिटेल्स है वगैरह है, किसके एवज में काटा है, उसकी आपको पूरा कंपनी का आपको क्या लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है। जो भी एड्रेस है एक्सवाइजेड जो कंपनी जहाँ विद्यमान है उसकी बात कर रहा हूँ, उसका आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, कौन सी सिटी है, कौन सा पिन कोड है, वो आपको लिखना है। कंप्लीट है। फिर हो गया असेसमेंट ईयर, कौन सा कर निर्धारण वर्ष है। कर निर्धारण वर्ष के बारे में आपको बताया था। नॉर्मली मैं बात करता हूँ 2020-21 आपका कर निर्धारण वर्ष है। प्रीवियस ईयर कौन सा, 19-20 है, यही चल रहा है। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर लिखना है कि कौन से असेसमेंट के लिए उसको अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फॉर्म 16। पीरियड विद द एम्प्लॉयर, वो कब से कब तक उस कंपनी में कार्यरत है। यदि कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू आ जाएगा, और यदि छोड़ा है, मान लो बीच में कभी छोड़ दिया होगा, तो उस केस में वहाँ पे आपको डेट लिखनी, कब ज्वाइन किया था और कब उसने समाप्ति, कब जॉब छोड़ी, वो वाली डिटेल। नेक्स्ट बात करते हैं, समरी ऑफ अमाउंट पेड ऑब्लिक क्रेडिटेड एंड टैक्स डिडक्टेड एट सो देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि आपको अलग अलग क्वार्टर के हिसाब से कितना टीडीएस काटा। मैंने आपको बताया था टीडीएस काटते हैं, तो टीडीएस कितना काटा, यहाँ आपको उसकी डिटेल लिखनी है, कितना अमाउंट काटा, कौन से क्वार्टर। तो क्वार्टर होते हैं 4, मतलब कि जो 12 महीने का जो टाइम पीरियड होता है उसको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। कंप्लीट है। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, जेएफएम जिसको बोलते हैं। तो 4 भागों में डिवाइड कर रहा है। तो जो टीडीएस जिसने काटा है, मतलब कि उस कंपनी ने उस एम्प्लॉय के ऊपर जो टीडीएस काटा है वो कौन से क्वार्टर का काटा था वो लिखना है, उसका रिसिप्ट नंबर लिखना है, कितना उसने अमाउंट उसने पेड कितना किया। ध्यान रखना, पेड का मतलब क्या होता है, टीडीएस काटने के बाद जो अमाउंट पेड कर रहे हैं वो अमाउंट लिखना है आप लोग को। अमाउंट पेड कितना किया वो लिखना है,
अमाउंट कितना डिडक्ट किया है वो लिखना है, और अमाउंट कितना डिपॉजिट किया वो लिखना है। ये या तो क्या टोटल अमाउंट, यहाँ पे डिडक्ट का अमाउंट, या उसको जमा कितना किया उसकी बात करना, वो अमाउंट आ गया। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट थ्रू बुक एडजस्टमेंट, यानी अपन ने जो टीडीएस जो आपने काटा होगा, आरी बात में स्टूडेंट्स, जो टीडीएस हमने काटा होगा तो वो टीडीएस कितना अपन ने आगे जमा करा है। जैसा कि मैंने आपको टीडीएस के रूप में बताया था, जब टीडीएस की बात हो रही थी, टीडीएस को काटा जा रहा था, तो मैंने आपको एक ही बात बोली थी, टीडीएस जब हम काटते हैं तो उसके बाद वो टीडीएस का अमाउंट अपनी जेब में नहीं रखना है, वो कहाँ जाता है, वो सरकार के पास जाता है। तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है, उसका वाउचर नंबर हो गया, मैचिंग हो रहा कि नहीं हो रहा वो लिखना है, उसका सीरियल नंबर क्या था, उसकी रिसिप्ट नंबर क्या थी, ये डिटेल आपको यहाँ पे पढ़नी है, और अमाउंट कितना था वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे तरफ, बहुत बड़ा फॉर्म है, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट जो डिटेल होती है वो होती है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट थ्रू चालान। देखो यदि अपन बात करते हैं, यहाँ पे बात करता हूँ, इसमें जो अपन ये जो अपन एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो बुक के थ्रू एडजस्टमेंट कर, बुक में अपन, बुक का मतलब क्या होता है, जो अपन लिखते हैं उसका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, उसके थ्रू आपको डिटेल पढ़नी है। और ये बात करते हैं चालान, जो चालान का जो कटेगा, चालान का कटेगा जो बैंक में हम पैसा जमा करेंगे ये टीडीएस का, या फिर हम ऑनलाइन जब हम जमा कराते हैं पैसा, तो जैसे पैसा जमा कराते हैं आप उससे दूसरा पैसा भी जमा कराओ, आप फीस का जमा कराओ, या फिर दूसरी फीस आपने देखी होगी, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, आपने वो एग्ज़ाम की जो होती फीस होती है, जब आप जमा करते हो तो उसके बाद क्या होता है, चालान निकलता है। चालान के बारे में पता होगा, तो इस चालान की डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले क्या आ गया, सीरियल नंबर आ गया, कितना डिपॉजिट किया आपने अमाउंट वो आ गया, उसके बाद चालान का नंबर आ गया, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी चालान नंबर लिखे हो तो बहुत सारे नंबर लिखते हो वो आ गया, कंपनी कौन से बैंक के अंदर आपने वो आपने टीडीएस का अमाउंट जमा कराया, उसका जो बीएसआर कोड होता है, आप लोग देखोगे चेकबुक जो होती है उसमें बीएसआर कोड होता है, बीएसआर कोड लिखना है। डेट ऑन विच टैक्स डिपॉजिट, जब आपने टैक्स डिपॉजिट करा है वो डेट आपको लिखनी है, चालान का सीरियल नंबर लिखना है, और स्टेटस ऑफ मैचिंग विथ ओल्टास। ओल्टास एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इसको बोल सकते हैं, जिसमें आप लोगों को उस चालान से संबंधित आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ओल्टास के बारे में बात कर रहा हूँ, ओल्टास में पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी। मैं आपको कोशिश करूँगा कि उसमें आपको ओल्टास के बारे में बता दूंगा, कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी नॉर्मली आपको होता है ओल्टास क्या होता है, क्योंकि किसी कंपनी का जो पैन नंबर होता है, टैन नंबर होता है, उसके बिहार पे क्या होता है, उस ओल्टास जो होता है सॉफ्टवेयर होता है उसका हम यूज़ ले सकते हैं। उस ओल्टास के माध्यम से अपन मैच कर सकते हैं। क्या मैच कर सकते हैं, जो आपने टैक्स डिपॉजिट करवाया है और जो वहाँ शो हो रहा है वो दोनों बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या कारण है, और बराबर है तो उसका क्या लिखना पड़ेगा आपको, मैचिंग नंबर जो भी होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद प्लेस हो गया, डेट हो गया, डेजिग्नेशन आपकी जो पोस्ट होगी वो, यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम जिसको अपन क्या कर रहे हैं ये फॉर्म दे रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम आ गया, उसके पिताजी का नाम हो गया, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसकी रुपये कितना जो भी अमाउंट जो बन रहा है साल का वो वाले हो गया, उसकी जो भी फुल नेम हो गया, उसका सिग्नेचर हो गया। मतलब कि जो एम्प्लॉयर को जो अपन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आपको पूरी डिटेल पढ़नी है। कंप्लीट यहाँ तक, तो ये हो गया कंप्लीट। किसकी बात होगी, पार्ट ए की बात होगी। अब मैं पार्ट बी की बात करता हूँ। ये फॉर्म 16 है, बहुत बड़ा फॉर्म है, इसमें आपको बता रहा हूँ पार्ट बी में क्या होता है। पार्ट बी में आप लोग देखें हैं, पार्ट बी में ये बोलता है कि सबसे पहले ग्रोस सैलरी, उसका सकल वेतन कितना हो। सकल वेतन का मतलब क्या होता है, कोई अलाउंस, कोई परक्यूटीज या फिर दूसरी कोई चीज़ जुड़ी हुई नहीं है, ये जुड़ी हुई है। ग्रोस सैलरी का मतलब क्या होता है, नेट सैलरी की बात नहीं कर, मैं सकल वेतन की बात करूँ, उसको पैसा कितना मिल रहा है, इतना मिलना मतलब कि उसकी सैलरी जैसे 28,000 हो गया, 30,000 हो गया, 35,000 की उसको कोई सैलरी वगैरह मिल रही है, तो जो सैलरी मिल रही है उसको यहाँ पे लिखना है। आ रही बात स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करना है, इसमें क्या कह रहा है, सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 17 है, वैल्यू ऑफ परक्यूटीज, मतलब कि जो भी वैल्यू बन रही है, यहाँ तो ऊपर हो गया बेसिक पे की बात कर रहा हूँ, ये बेसिक पे का भाग हो गया, बेसिक सैलरी होती है वो, परक्यूटीज क्या मिल रही है, उसके बाद उसको कोई प्रॉफिट वगैरह मिल रहा है उसके अंदर का, तो वो आपको लिखना है। इन सबको जोड़ने के बाद आपको यहाँ लिखना है, परक्यूटीज होगी, बेसिक पे हो गया, अदर कोई प्रॉफिट वगैरह मतलब कमीशन वगैरह हो गया, अदर कोई बेनिफिट्स वगैरह हो गए, उन सबको जोड़ने के बाद आपको अमाउंट यहाँ पे बाहर की तरफ लिखना है। ये पूरी उस एम्प्लॉय की क्या हो गई, डिटेल हो गई, क्योंकि वो आपसे मांग क्या रहा है, फॉर्म 16 मांग रहा हो। फॉर्म 16 में होता क्या, वैसे मैंने आपको बताई था, फॉर्म 16 के अंतर्गत जो कर्मचारी होता है उसकी पूरी डिटेल होती है, उसको आय कितनी हो रही है, पैसा कितना मिल रहा है, कितना डिडक्शन हुआ, टैक्स का डिडक्शन कितना हुआ है, अलाउंस कितने मिले, वो डिटेल लिख रहे हैं, इस वजह से आपको इसको भरना पड़ेगा। लेस
अलाउंस टू द एक्सटेंड एग्जेम्प्ट, यदि कोई अलाउंस जो है वो करमुक्त है, जैसे करमुक्त अलाउंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, उन अलाउंस को इसमें से लेस करना है। कंप्लीट। फिर उसके बाद कोई डिडक्शंस है, कोई कटौतियाँ हैं। कटौती का मैंने आपको बताया, कटौती का मतलब क्या होता है, आया था अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो दो प्रकार का जो नॉर्मल अलाउंस होते हैं, जो एक तो प्रोफेशनल होता है, दूसरा तो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है। उन दोनों प्रकार के अलाउंस को आपको इसमें से लेस करना है। इसके बाद जो सैलरी आएगी उसको आपको यहाँ ऊपर की तरफ लिख दोगे। फिर उसके बाद जो सैलरी आई वो कहलाती है ग्रॉस टोटल इनकम। जो भी सैलरी हुई है, वैसे पांचों हेड तो यहाँ पे आएंगे नहीं, नॉर्मली जो इसको सैलरी मिल रही है वो यहाँ पे आने वाली है। और उसके बाद आपको क्या करना है, डिडक्शन को लेस करना है। कौन कौन सा हो गया, जो 80C से लगाकर 80CCD को अलग अलग टाइप देखा आप लोग, 80C में देखा आप लोग, यदि उसने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी वो, उसके बाद उसने नेशनल पेंशन स्कीम में कोई पैसा डिपॉजिट करता है, कंट्रीब्यूट करता है वो, उसके बाद कोई आवासीय वाली बात मैंने आपको बता दी वो, तो ये डिटेल आपको पूरी इसमें फिल करनी है। फिल करने के बाद जो भी सेक्शन वगैरह तो उसको आपको लिखना है। इसके अलावा भी दूसरी भी यदि कोई सेक्शन यदि उसको हो रहे हैं, कटौतियों की श्रेणी में आ रहा है, जिसमें 80C के अलावा दूसरी भी है, 80D हो गया, 80E हो गया, 80G हो गया, 80QQR भी हो गया, 80R भी हो गया, ऐसे दूसरे जो सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, यदि वैसा होता है तो इसको आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद इसकी पूरी डिटेल आपको पढ़नी है। और लास्ट में इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि उसने जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो ही वो एकदम सत्य है, कोई प्रकार की उसमें फेक इंक्वायरी उसमें या फेक इन्फॉर्मेशन उसके अंतर्गत नहीं है। ये फॉर्म भरने के बाद ठप्पा लग जाएगा, छाप लग जाएगी और यह फॉर्म हो गया 16 कंप्लीशन। यहाँ तक तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई कि इसमें कैसा क्या हो रहा है। ये हो गया फॉर्म 16। और साथ ही साथ आज की क्लास में मैंने आपको फॉर्म 26AS के बारे में बताया था। 26AS एक छोटा सा फॉर्म होता है जो कि उस व्यक्ति से संबंधित होता है, उस कर्मचारी से संबंधित होता है डिटेल के रूप में। फॉर्म 16 भी क्या होता है, उसी प्रकार का होता है। इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें जो सूचनाएं होती है बहुत लंबी तरह की होती है, यानी पूरी की पूरी इसकी डिटेल, पूरी की पूरी इसकी कुंडली निकल गई है उसकी कंपनी से संबंधित। वो उस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी में उसको क्या क्या मिलता है, कौन कौन से उसको डिडक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन सी इसको कटौतियाँ प्राप्त हुई है, कौन कौन से उसने टैक्स चुकाए हैं, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगी, इस फॉर्म के अंदर तो मिल जाएगी। कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। इस क्लास के अंतर्गत मैंने आपको 26AS और साथ ही साथ मैंने आपको 26AS के अलावा फॉर्म नंबर 16 के बारे में बताया। तो आने वाली क्लास के अंदर जो नेक्स्ट जो फॉर्म बच रहे हैं उस फॉर्म के बारे में आपको विस्तृत में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।